नमस्कार साथियों, छात्रों। एक बार पुनः स्वागत है आपके मेरे वीडियो में। मैं अरविंद तिवारी, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राघोगढ़ से। इससे पूर्व जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 3 के 2 वीडियोस की हमने बात की थी, जिनमें हमने मादा जनन तंत्र तक की बात कर ली थी। आज हम इसी अध्याय के एक अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ सामने स्क्रीन पर, आपके सामने है। ये देखिए, इसको अपन ये युग्मक जनन। युग्मक जनन को यदि हम बहुत ऊपरी तौर पर समझें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि जो ह्यूमन होता है, मनुष्य जो होता है, वो एक लिंगाश्रयी होता है। यानी उसमें नर जननांग अलग मानव में पाए जाते हैं, जिसे हम नर कहते हैं, और मादा जननांग अलग मनुष्य में पाए जाते हैं, जिन्हें हम मादा कहते हैं। इनमें नर जननांग और मादा जननांग, और जिनमें मुख्य रूप से जिनने हमने बात की थी, पुरुषों में या नर में वृषण होते हैं और स्त्रियों में अंडाशय होते हैं। इनकी संरचना भी हम देख चुके हैं। ये एक एक जोड़ी होते हैं और इनमें इन पुरुषों के वृषण में और स्त्रियों के अंडाशय में क्रमशः शुक्राणुओं और अंडाणुओं का बनना युग्मक जनन कहलाता है या युग्मक निर्माण कहलाता है। जो नर जो होते हैं उनमें हम शुक्राणुओं के निर्माण को पढ़ेंगे, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाती है। यानी पुरुषों के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्राणु जनन कहलाता है। इसी प्रकार से मादा के अंडाशय में अंड का निर्माण होना, अंडाणु का निर्माण होना अंड जनन या ऊजेनेसिस कहलाता है। जैसा कि आपके सामने है, जो नर और मादा के जननांग क्रमशः वृषण और अंडाशय होते हैं, इनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। जर्म कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, ये पाई जाती हैं, और इन्हीं के द्वारा आगे जाकर के विभिन्न चरणों के द्वारा क्रमशः शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण होता है, और ये पूरी प्रक्रिया युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। हम सबसे पहले पुरुष में गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को या शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जो पुरुष में मुख्य जननांग होता है उसे हम वृषण कहते हैं। वृषण, ये देखिए यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, वृषण कहते हैं। ये जो वृषण होता है, इसमें हमने बात की थी कि जो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं जर्म कोशिकाएं, जर्म कोशिकाएं जो शुक्राणु जनन का कार्य करती हैं, और इन जर्म कोशिकाओं में ही क्रमशः समसूत्री विभाजन और उसके पश्चात अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल यहाँ क्लियर करेंगे कि ये जितनी भी जर्म कोशिकाएं, ये नर के वृषण में, ये वृषण में जर्म कोशिकाएं जो होती हैं, ये जितनी भी जर्म कोशिकाएं होती हैं, वे सब शुक्राणुओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। उन सब में शुक्राणुओं को बनाने की क्षमता पाई जाती है। परंतु यहाँ पर
ये भी समझेंगे हम कि सारी कोशिकाएं, किसी भी वृषण में पाई जाने वाली सारी जो जनन कोशिकाएं या जर्म कोशिकाएं होती हैं, वे शुक्राणु के निर्माण में भाग नहीं लेती, बल्कि उनमें से कुछ ही सेल्स, कुछ ही कोशिकाएं शुक्राणु के निर्माण में भाग लेती हैं। यानी कि जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन में भाग लेती हैं, उनको, उन सेल्स को ही हम प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। और इन प्राथमिक जनन कोशिकाओं के द्वारा ही समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं को उत्पन्न किया जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये सारी कोशिकाएं मनुष्य के वृषण में पाई जाती हैं। और पूरी शुक्र जनन की प्रक्रिया, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला जो चरण है वो है स्पर्मेटेड का निर्माण, स्पर्मेटेड का निर्माण। और दूसरा जो चरण है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटेड का कायांतरण, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटेड का कायांतरण। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो कोशिकाएं जो शुक्राणु जनन में भाग लेती हैं, वे कोशिकाएं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती। ठीक है, ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा शुक्राणु निर्माण यानी कि स्पर्मेटेड के निर्माण की जो पूरी क्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, ये 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण जिसे हम कहते हैं, ये प्रथम चरण होता है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, या हिंदी में से अपन कहते हैं गुणन अवस्था। इस अवस्था को हम कहते हैं गुणन अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी जनन कोशिकाएं होती हैं, जो कि शुक्राणुओं के निर्माण में भाग लेती हैं, केवल वही कोशिकाएं, वे सब जो शुक्राणु जनन में भाग लेती हैं या जिन्हें हम शुक्र जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, शुक्र जनन की कोशिकाएं होती हैं। ये सारी कोशिकाएं सबसे पहले समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं और अपने ही समान यानी द्विगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा, ये लिखिए, यहाँ मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। और जब वृद्धि कर लेती हैं तो इनसे बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं जो आगे चल के शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। ये सारी कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन द्वारा बनी है, ये कहलाती हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये सब निर्मित हो जाती हैं और इस चरण को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या गुणन अवस्था। ये जो पूरी कोशिकाएं निर्मित हुई हैं, इन सारी कोशिकाओं को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। यदि इनमें से एक कोशिका की हम बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, तो ये जो सारी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, ये सारी कोशिकाएं अब दूसरे चरण में प्रवेश करती हैं, दूसरे, जिसको अपन कहते हैं ग्रोथ फेस, वृद्धि अवस्था। उस वृद्धि अवस्था में सबसे पहले जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, ये जो अंडरलाइन है यहाँ पर, यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, ये सारी शुक्राणु कोशिकाएं अपने अंदर भोज्य पदार्थ को संचित कर लेती हैं, जिसके कारण से इनका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ये बड़ी जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहती हैं, अब इनमें सबसे पहले प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई किसी भी कोशिका में
अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके दो चरण होते हैं। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से क्रोमोसोम्स कम होकर के, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण होता है जो हैप्लॉइड होती हैं, और फिर उन दोनों बनी हुई हैप्लॉइड कोशिकाओं में, अगुणित कोशिकाओं में फिर से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। और इस द्वितीय विभाजन के फलस्वरूप, जो कि कैसा होता है, समसूत्री विभाजन के समानांतर होता है, लेकिन चूंकि ये अगुणित कोशिकाएं हैं इसलिए इनसे आगे अगुणित प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। तो ये सबसे पहले प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इन दोनों बनी हुई अगुणित कोशिकाओं को हम कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बन जाती हैं। अब ये जो कोशिकाएं बनी हैं ये कैसी हैं? ये जो हैं इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर, गुणसूत्र का नंबर कैसा हो गया है? आधा हो गया है। जैसे कि मनुष्य में कुल मिला के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अब ये जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनी हैं इनमें गुणसूत्र का नंबर कैसा हो गया है? आधा, यानी 23। ठीक है, तो ये अगुणित प्रकार की हो गई हैं। अब इन्हीं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं के द्वारा ये सारी जो कोशिकाएं होती हैं ये तृतीय चरण में प्रवेश कर जाती हैं, और इस तृतीय चरण को हम कहते हैं परिपक्वन अवस्था। क्या कहते हैं? परिपक्वन अवस्था। और ये द्वितीयक जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं, अब इनमें क्या होता है? फिर से द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? 4 कोशिकाएं, 4 बराबर प्रकार की कोशिकाएं। चूंकि इनको बनाने वाली जो कोशिकाएं थी वे कैसी थी? अगुणित। तो इनसे जो चारों कोशिकाएं बनती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? वे भी कैसी होती हैं? अगुणित कोशिकाएं होती हैं। और ये अगुणित शुक्राणु प्रसू स्पर्मेटिड्स कहलाती हैं। स्पर्मेटिड्स क्या कहलाती हैं? स्पर्मेटिड्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये गोल प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं? गोल प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, और ये स्पर्मेटिड्स ही वो कोशिकाएं होती हैं जो आगे मॉडिफाइड होकर के, या जिनमें अपन कहें कि कायांतरण जिसे हम कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है, और उस मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं अब ये शुक्राणु जनन की द्वितीय अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड का कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ये क्या होते हैं कि थोड़े बड़े हो जाते हैं और लंबाई में वृद्धि करते हैं। सारी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? लंबी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? लंबी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? लंबी हो जाती हैं। यहाँ हम यहाँ देखेंगे अपन, ये देखिए, ये सारी जर्म कोशिकाएं थी। इन कोशिकाओं में संसूत्री विभाजन हुआ और उसके फलस्वरूप ये क्या बनी? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनी। ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो हैं उनमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ये देखिए, 2 कोशिकाएं और 2 से फिर 4 कोशिकाएं बनी, और 4 कोशिकाएं बनने के फलस्वरूप क्या बन गए? ये बन गए शुक्राणु प्रासु, यानी कि प्रसु। ये स्पर्मेटिड्स बन गए। ये सब क्या है? स्पर्मेटिड्स हैं। ये लंबी लंबी संरचनाएं होती हैं, और उसके पश्चात इन कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि होती है, और इनमें क्या होता है कि कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। उसके फलस्वरूप पूर्ण गुणसूत्र का, पूर्ण जो शुक्राणु होता है उसका विकास होता है। इस शुक्राणु विकास कैसे होता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये जितने भी स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो स्पर्मेटिड होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, उनका कायांतरण होता है, और इसके द्वारा पूरे शुक्राणुओं का निर्माण
होता है ना। तो उसके पहले हम ये देखें कि इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, वो एक चित्र के द्वारा दे रखी है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन एक साथ दे रखा है। हम केवल बात करते हैं किसकी, शुक्राणु जनन की। देखिए ये शुक्राणु जनन यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये जर्म सेल्स हैं। इन जर्म सेल्स में से सब में क्षमता है कि वे शुक्राणुओं का निर्माण कर सकती हैं, पर कुछ ही क्या करती हैं, उनमें से कुछ कोशिकाएं जो हैं वे उत्तेजित होती हैं और उनमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। इन बहुत सारी कोशिकाओं को हम प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं में, और ये जो हुआ है समसूत्री विभाजन के दौरान इनकी संख्या बढ़ी है, इसको हमने प्रथम चरण कहा है, गुणन अवस्था। फिर क्या होता है, ये वृद्धि अवस्था में आती है। वृद्धि अवस्था में आती हैं तो क्या होता है, इनमें बहुत सारा भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और भोज्य पदार्थ इकट्ठा होने के कारण इनमें इनका आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ने के कारण से इनमें ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, अब इनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहलाती हैं। ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, इनमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप यहाँ पर 4 स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। और ये चारों स्पर्मेटेड्स जो होते हैं वे फिर दूसरे चरण में इस शुक्राणु जनन की दूसरी अवस्था में जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं स्पर्मेटेड का कायंत्रण। और कायंत्रण में होता क्या है, कायंत्रण में ये होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ अपन कोशिश करते हैं कि ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको ये चीज समझ में आएगी। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि देखिए यहाँ पर अपन बनाते हैं, ये एक छोटी कोशिका थी, इस तरह की गोल, सपोज कीजिए इस तरह की गोल थी। अब सबसे पहले क्या होता है, ये अपनी लंबाई में वृद्धि करती है। क्या करती है, लंबाई में वृद्धि करती है। कैसे करेगी लंबाई में वृद्धि, अपन देखते हैं अभी। सबसे पहले ये लंबी हो जाती है। कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। ये देखिए ये लंबी हो गई, इसमें ये केंद्रक है, अन्य कोशिकांग सब इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें भी ये केंद्रक है, ठीक। तो ये केंद्रक है, इसके पास में सारे कोशिकांग पाए जा रहे हैं। इनमें एक कोशिकांग होता है जिसे अपन कहते हैं सेंट्रियोल, जिसे अपन सेंट्रोसोम कहते हैं। जो जब दोनों दो सेंट्रोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं तो सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये दोनों सेंट्रोसोम इस केंद्रक के पास में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पास में, एक ये और एक ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम है, यहाँ पर ये जो सेंट्रोसोम दिख रहा है, ये इस केंद्रक से थोड़ी दूर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, दूर, और ये पहुंच जाता है ऊपरी वाले भाग की ओर। यहाँ पर ये जब पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, ठीक। और एक जो सेंट्रोसोम होता है वो नीचे की ओर आता है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे, ठीक नीचे आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये सेंट्रोसोम जो आता है वो बेस की तरह कार्य करता है, जिससे कि यहाँ पर किसका विकास होगा, मिडल पीस और इसकी पूंछ का विकास होगा, इस तरह से। ये देखिए हम जानते हैं कि बेसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रियोल के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जहां से किसी भी कोशिका में फ्लैजिला, टेल या फ्लैजिला जो होता है उसका निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर इस केंद्रक के पास में था, इस केंद्रक से कहाँ गया, ये नीचे की ओर आया और नीचे की ओर आकर के यहाँ पर इसने एक पूंछ का निर्माण शुरू किया। और यहाँ पर ये जो निचला वाला भाग है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये लंबा हो जाता है। इस पूरे कोशिका में, स्पर्मेटेड्स में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वे सब माइटोकॉन्ड्रिया आकर के इस वाले भाग में यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, ऐसा क्रमशः गोल 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 गोल। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने बना दिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गए हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और ऊर्जा उत्पन्न के करने के कारण से इस पूरी कसाविका को, जैसे अपन इस गुणसूत्र की सॉरी इस शुक्राणु की पूंछ कहते हैं, उसको मूवमेंट करने के लिए, उसे आगे, इस शुक्राणु को आगे बढ़ाने के लिए उसमें गति जो होती है, उसके लिए जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो इन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर इसी न्यूक्लियस के पास में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, गोल्गी बॉडी जो पाई जाती है, वो गोल्गी बॉडी जो है वो ऊपर की ओर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर। और ये गोल्गी बॉडी जो है और यहाँ पर एक किसके समान, टोपी के समान संरचना बनाती है, ये टोपी के समान संरचना बनाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ठीक है। और इसी के साथ इस पूरी कोशिका में ये जो केंद्रक के आसपास जितना भी कोशिका द्रव्य है वो सब क्या हो जाता है, सूख जाता है। और इस सूखने के कारण से ये पूरा जो गुणसूत्र है ये क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। और अगर हल्का होने के कारण से क्या होता है कि ये बहुत आसानी से इस पूंछ की सहायता से गति कर सकता है। ये सारे शुक्राणु जो यहाँ पर बनते हैं स्पर्मेटेट के कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा, ये सारे जो होते हैं वो सर्टोली सेल्स में धसे हुए पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स में धसे हुए पाए जाते हैं। और ये सर्टोली सेल्स ही जो होती हैं वो इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, और इस प्रकार से शुक्र जनन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है ये अपने से शुरू नहीं होती, अपने से शुरू नहीं होती है। इसके लिए जैसे ही जो पुरुष होता है या नर जो होता है, उस नर में जो नर होता है उस नर में, हम माउस ले लेते हैं, यहाँ देखिए अपन आ जाते हैं नीचे, यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बनाया था, ये ऐसा ही है। ये गोल जैसी संरचना थी, लंबी हुई, ऊपर की गोल्गी कॉम्प्लेक्स गया और उसने यहाँ पर एक उठी हुई संरचना बना दी, जिसे अपन ने कहा एक्रोसोम। जो दूसरा सेंट्रियोल था वो नीचे की ओर गया और उसने यहाँ पर क्या बनाया, पूंछ का निर्माण किया। सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो नीचे आकर के यहाँ दोनों तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं और एक पूरी इसके चारों तरफ एक पूरा लेयर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। और इस गुणसूत्र को, इस पूंछ को गति करने के लिए जो भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो इन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही प्राप्त होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ तैरने के लिए ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया ही होते हैं। इस तरह से ये पूरा जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और सारे जो गुणसूत्र निर्मित होते हैं वे सब सर्टोली सेल्स में धसे हुए पाए जाते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी बात की, लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ये अपने से नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, इसके लिए कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स वे उत्तरदायी होते हैं। यानी जैसे ही कोई नर या पुरुष किशोर अवस्था में पहुंचता है, यानी उसकी उम्र 14 साल से ऊपर होती है, उसमें क्या होता है, किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। और उसी दौरान क्या होता है कि जो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो होता है वो स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन्स है वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और इस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के कारण से जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका एंटीरियर जो पार्ट होता है, ठीक है, यानी अग्रपिंडक जिसे अपन कहते हैं, वो क्या होता है, उत्तेजित होकर के दो प्रकार के हार्मोन्स, एक ऐसे अपन कहते हैं एलएच और एक उससे अपन कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी एलएच हार्मोन्स, और दूसरा होता है फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी FSH, ये दोनों हार्मोन्स को निकालता है। और ये हार्मोन्स जो होते हैं वे क्रम से ये LH हार्मोन्स लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, और एंड्रोजेंस जो पुरुषत्व हार्मोन्स होता है उसका क्या करता है, उसको सीक्रेट कराता है। और सीक्रेशन के फलस्वरूप यानी इन दोनों हार्मोन्सों की क्रिया के कारण से जो शुक्राणु जनन की कोशिकाएं होती हैं, शुक्र कोश जर्म कोशिकाएं होती हैं, वे क्या होती हैं, उद्दीपित हो जाती हैं। और उनके द्वारा ये जो लीडिंग हार्मोन्स है उसके द्वारा जो जर्म कोशिकाएं हैं या जो स्पर्मेटोगोनियम है वो उद्दीपित हो जाती हैं। और उसके द्वारा क्या होता है कि शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया होती है। यानी कि जो हमने कहा मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद हमने कहा ग्रोथ फेज, और उसके बाद हमने कहा मैच्योरेशन फेज, ये तीनों फेज होती हैं। और उसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है, और ये स्पर्मेटिड आगे जाकर के शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। और यहीं पर हम ये देखेंगे कि ये जो FSH हार्मोन्स था ये सरटोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। और सरटोली कोशिकाएं जो होती हैं इस पूरी प्रक्रिया में यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या करती हैं, अपना योगदान प्रदान करती हैं। और इस प्रकार से जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है वो नर में पूरी हो जाती है। अब हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं जिसे अपन कहते हैं अंडाणु जनन। ये अंडाणु जनन मतलब किसी भी मादा के अंडाशय, जो अंडाशय होते हैं अंडाणु जनन में जितने भी अंडाशय होते हैं उनके द्वारा अंडाणु का निर्माण, उनके द्वारा अंडाणु का निर्माण। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इरेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमने यहाँ पर जो कुछ भी बनाया हुआ है वो सब मिट जाए और ये स्क्रीन अपनी थोड़ी सी साफ दिखने लग जाए ना। तो ये अपन ने इरेजर का प्रयोग कर लिया। अब हम बात करते हैं अंडाणु जनन की। तो ये अंडाणु जनन यानी मादा का जो अंडाशय है उसमें, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी जो मादा होती है उसमें दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक राइट साइड में यानी दाईं साइड में और एक होता है बाईं साइड में, ठीक है। और इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन। क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। देखिए एक परिपक्व मादा के युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन या oogenesis कहते हैं। ये अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं, शुक्राणु जनन के समान होती हैं, लेकिन ये शुक्राणु जनन से थोड़ा सा भिन्न होता है। क्योंकि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वहां बनने वाली जो चारों कोशिकाएं थी उनसे 4 शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था। लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप जो 4 कोशिकाएं बनती हैं उनमें से 3 कोशिकाएं क्या होती हैं, पोलर बॉडीज। क्या होती हैं, पोलर बॉडीज का निर्माण करती हैं। और ये अंडाणु के पोषण में समाप्त हो जाती हैं और केवल जो एक कोशिका बनती है उसी के द्वारा अंड का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम बात कर लें कि ये जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया है, oogenesis की प्रक्रिया है, ये किसी भी मादा में कब शुरू होती है, जब ये मादा भ्रूणीय अवस्था में होती है, यानी जब ये 6 मंथ का भ्रूण होता है। कैसा होता है, 6 मंथ का भ्रूण होता है, यानी भ्रूणीय अवस्था में जब ये कोई मादा अपनी माता के गर्भ में होती है उसी समय भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है कि जब ये 6 माह की होती है तभी ये oogenesis की प्रक्रिया, अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये कब तक चलती है, ये चलती है 45 से 50 साल तक चलती रहती है। कुछ मादाओं में ये प्रक्रिया जो होती है वो 55 वर्ष तक चलती है, ठीक है। लेकिन जो एक नॉर्मल बात अगर हम बात करें तो 45 से 50 साल तक ये प्रक्रिया चलती है। और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि चूंकि मादा में 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। और इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, यदि एक मंथ में पहले दाईं ओवरी से अंडाशय का परिपक्व बन हुआ है तो अगले मंथ बाईं ओवरी से
बाएं अंडाशय से क्या होगा, अंड का निर्माण होगा। और ये एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद फिर पहली, यानी दाई बाई दाई बाई, इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर हम बात करें, जैसे हमने जाना था कि शुक्राणु जनन की पूरी जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी हुई थी, उसी तरह से हम देखेंगे कि जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया है वो भी कितने चरणों में पूरी होती है, 3 चरणों में पूरी होती है। देखिए हम इसके चित्र की ओर चलते हैं जहां पर अंडाणु जनन की पूरी प्रक्रिया एक साथ दे रखी है। ये देखिए यहाँ पर हम बात कर लें, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करें अपन। ये जो पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए ये इसको, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया है। अब देखिए आप, सबसे पहले जब मादा अपनी माता के गर्भ में होती है, गर्भावस्था में होती है, कितने महीने की, 6 महीने की, उस समय उसमें अंडाशय का विकास होता है। और अंडाशय में क्या पाई जाती हैं, जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जनन कोशिकाएं जो होती हैं, तो इन सारी जनन कोशिकाओं में सबसे पहले क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और ये जो प्रक्रिया चालू होती है, इस अवस्था को हम कहते हैं प्रोलीफरेशन अवस्था। प्रोलीफरेशन अवस्था 6 महीने की अवस्था, 6 महीने की जब वो अपनी गर्भावस्था में होती है तब ये शुरू होती है। और इसमें जितनी भी जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं वे लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं और बहुत सारी कोशिकाओं के गुच्छे बना लेती, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं। और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकल सेल्स। क्या कहते हैं, फॉलिकल सेल्स। ये फॉलिकल सेल्स जो होते हैं वो गुच्छे होते हैं, ठीक है। और इनमें से जब ये बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो इनमें से कोई एक कोशिका, कोई एक, ये सारी बन गई हैं समसूत्री विभाजन द्वारा। देखिए आप, इन्हें अपन प्राथमिक अंडक भी कह रहे हैं। समसूत्री विभाजन हुआ है जनन कोशिकाओं में, समसूत्री विभाजन, और बहुत सारी प्राथमिक अंडक कोशिकाएं बन गई हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है। कैसी होती है, लाखों में होती है। लेकिन जब ये अंडाणु बनने की प्रक्रिया में पहुंचती हैं तब तक बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती हैं। और कुल मिलाकर के 400 से 500 जो कोशिकाएं होती हैं वे सक्रिय कोशिकाओं के रूप में मौजूद होती हैं, जो आगे जाकर के अंड निर्माण का कार्य करती हैं। तो ये सारी जो कोशिकाओं के गुच्छक या फॉलिकल सेल्स बने हैं ये क्या कहलाती हैं, प्राथमिक अंडक कहलाते हैं, ठीक है। ये पूरी, अब इनमें से जो एक कोशिका जो है, कोई इन प्राथमिक अंडक कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका अपने आकार में क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और यही जाकर के आगे सबसे पहले अंड का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हुई, प्राथमिक अंडक बनने की प्रक्रिया और उनमें से किसी एक कोशिका के सक्रिय होकर के थोड़ा सा बड़ा हो जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये कहाँ होती है, जब मादा गर्भावस्था में होती है, 6 महीने की होती है तब से शुरू होती है। और इसके पश्चात इसी अवस्था के साथ मादा का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। और इसके पश्चात ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, रुकी रहती है। क्या होता है, रुकी रहती है। और जैसे ही वो बालिका जो है वो 13 से 14 वर्ष की होती है, यानी उसमें यौनारंभ होता है। क्या होता है, यौनारंभ होता है। वैसे ही ये जो प्राथमिक अंडक है, ये क्या होता है, ये प्राथमिक अंडक ये अर्धसूत्री, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, कैसा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। और उसके फलस्वरूप 2 असामान्य प्रकार की, यानी एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है। क्या बनती है, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। दोनों अगुणित होती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कैसा विभाजन हुआ है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। इसके फलस्वरूप ये कैसी हो गई, अगुणित हो गई। तो जो बड़ी कोशिका बनती है इसको अपन कहते हैं द्वितीयक अंडक। क्या कहते हैं, द्वितीयक अंडक। और ये जो साइड में एक छोटी कोशिका बनी हुई है, इस कोशिका को हम कहते हैं प्रथम ध्रुवीय काय कोशिका, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, प्रथम ध्रुवीय कोशिका। ये प्रथम ध्रुवीय कोशिका बन जाती है और एक द्वितीयक अंडक बन जाता है। अब ये प्रक्रिया रुकी रहती है और जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है, यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, ये द्वितीयक अंडक कोशिका जो होती है वो क्या होती है, अंडाशय से बाहर निकलती है और कहाँ आती है, अंडवाहिनी में। जब अंडवाहिनी में ये आती है तब इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है
और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप इससे फिर से दो असामान्य प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक जो कोशिका होती है वो बड़े आकार की होती है। कैसी होती है? बड़े आकार की होती है, और ये आगे जाकर के अंडाणु का निर्माण करती है। वहीं इससे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है, यानी एक ध्रुवीय पिंड यहाँ बना है। इसी प्रकार से जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो इसमें भी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसके फलस्वरूप कभी कभी यहाँ पर दो ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से इस पूरे अंड जनन की प्रक्रिया में, एक बार के अंड जनन की प्रक्रिया में क्या होता है? 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। ये ध्रुवीय कोशिकाएं इस अंडाणु के पोषण में, इसकी वृद्धि में क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, और ये अंडाणु अंडवाहिनी में स्थापित हो जाता है, जहां पर ये शुक्राणुओं का इंतजार करता है। और शुक्राणु जब इसको मिलते हैं तो ये निषेचित हो जाता है, और यदि शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो ये अंडाशय जो गर्भाशय होता है उसमें पहुंचकर स्थापित हो जाता है, और फिर शरीर से ऋतुस्राव के द्वारा, रजोधर्म के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसको हम फिर से एक बार समराइज रूप में समझेंगे। जो जब कोई भी मादा जो है अपनी गर्भावस्था में होती है, उस समय उसमें जब अंडाशय का निर्माण होता है, उस अंडाशय में पाने वाली जितनी भी जनन कोशिकाएं होती हैं वे समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं और बहुत सारी प्राथमिक अंडक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये प्राथमिक अंडक की कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका सबसे पहले सक्रिय होती है, अपने आकार में बड़ी हो जाती है, और ये अवस्था यहीं पर रुक जाती है। इसके पश्चात क्या होता है? ये गर्भावस्था में जो मादा थी उसका जन्म होता है, वो बाल्यावस्था में होती है, फिर उसमें यौनारंभ होता है, यानी वो 13 साल की हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और ये सक्रिय हुई थी एक कोशिका, प्राथमिक अंडकों कोशिकाओं में से एक कोशिका जो सक्रिय हुई थी गर्भावस्था में, अब वो यहाँ पर क्या होता है? दोबारा सक्रिय होती है। उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को हम द्वितीय अंडक कोशिका कहते हैं, जो आगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक द्वितीय पोलर बॉडीज बनाती है, ध्रुवीय कोशिका बनाती है, पिंड बनाती है, और एक अंडाणु का निर्माण करती है। लेकिन यह प्रक्रिया कहाँ होती है? जब ये कोशिका ओव्यूलेशन के द्वारा, अंडोत्सर्ग के द्वारा निकलती है और कहाँ पहुंच जाती है? अंडवाहिनी में। तो द्वितीयक जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी। निषेचन के पहले ये पूरी प्रक्रिया होती है कहाँ पर? अंडवाहिनी में। ठीक है। और यहाँ पर जो पोलर बॉडीज होती है वो कभी कभी आगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो पोलर बॉडीज बनती है। इस तरह से एक बार के अंड निर्माण में क्या होता है? 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो अंडाणु के पोषण में और उसके परिपक्वन में समाप्त हो जाती है। इस तरह से युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है? वो पूरी होती है। ठीक है, क्या होती है? पूरी होती है। तो अब देखिए, जैसा कि अंड जनन की प्रक्रिया हुई और उसके फलस्वरूप एक अंड का निर्माण हो गया। ये अंड जो पूर्ण निर्मित होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंड वाहिनी में होता है। इसकी संरचना के बारे में यदि हम देखें तो ये अंडाणु जो होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है। और कैसा होता है? अचल होता है। अन्य जो प्राणी होते हैं उनके समान ही अंड बनता है, अंडा बनता है, अंडाणु बनता है, गोल होता है, और कैसा होता है? अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। और साथ ही मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो पूरा अंडाणु होता है इसमें योक की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये योक इसमें जो मनुष्य का अंडाणु होता है, मादा का अंडाणु होता है, उसमें योक नहीं पाया जाता, योक रहित होती है। लेकिन इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में इसमें कोशिका द्रव्य। ये देखिए आपके इसमें पूरे में क्या हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। और इसमें क्या होता है? एक अगुणित, ठीक बीचों बीच एक क्या होता है? अगुणित केंद्रक होता है, यानी जिसमें गुणसूत्र नंबर कैसा होता है? आधा होता है। ठीक है। और इस अंडाणु के चारों ओर आप यहाँ देखिए, ये चारों ओर जो है एक क्या पाई जा रही है? पारदर्शक स्त्रावी झिल्ली, यानी ये जो झिल्ली बनती है इस अंडाणु के द्वारा स्त्रावित पदार्थों के द्वारा ही बनती है। कैसी होती है? पारदर्शक होती है। इस पूरी झिल्ली को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा अपारदर्शक स्त्रावी झिल्ली होती है। ठीक है। और इसके बाहर की ओर अगर आप देखेंगे तो एक पूरा ये छोटी छोटी झिल्लियों के द्वारा पूरी छोटी छोटी संरचनाओं के द्वारा घिरा हुआ पूरा एक स्तर पाया जाता है। ये जो पूरा स्तर होता है ये
जो फॉलिकल सेल्स जो इसके निर्माण के समय क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उनके जो अवशेषी भाग होते हैं वो इस अंडाणु के बाहर की तरफ क्या होते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं और ये एक स्तर का निर्माण करते हैं। इस स्तर को अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये जो शब्द है कोरोना, आजकल आप जानते हैं बहुत भयावह शब्द है और इसके कारण से पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है। तो यहाँ पर वो कोरोना नहीं है, ये जो पूरे छोटे छोटे उभार जैसी संरचना दिखाई देती हैं जो चिपके हुए पाए जाते हैं, फॉलिकल सेल्स के अवशेषी भाग होते हैं, इसके चारों ओर एक पूरी परत का निर्माण करते हैं। इस पूरी परत को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये एक अंडाणु की संरचना है। आज इस पूरे सेशन में हम इतनी बात करते हैं। अगले सेशन में हम ऋतुस्राव क्या होता है और निषेचन किस प्रकार से होता है और निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी बात हम करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें आपसे अपन शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।